नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर सजल सरकार BHMS। स्वच्छ भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ती हुई एक कदम है। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप सभी लोगों ने मेरे बनाया वीडियो काफ़ी ज़्यादा सराहना किया और काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम इस वीडियो के जरिए सॉल्व हो चुके हैं। काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रहा है और मुझे बेहद खुशी हुआ कि मैं अपने देशवासियों के लिए कुछ सेवा के लिए कुछ काम में आ सक रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी कॉमन है हमारा डे टू डे दिनचर्या लाइफ में और काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम में पीड़ित भी हैं और इसका नाम है दोस्तों हेमोरेड, जिसको हम लोकल भाषा में बवासीर या पाइल्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बवासीर? इट इज ए कंडीशन ऑफ swollen of vein in the lower part of our anus and rectum। मतलब ये हमारा शरीर का जो एनल रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाता है भेनों का, जिसके चलते ये पाइल्स का रूप लेते हैं। व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसके चलते ये हमारे शरीर में आसानी से आते हैं? तो फर्स्ट वन है दोस्तों, वुमेन्स आर मोर इन्फेक्टेड एज कम्पेयर टू मेल, स्पेशली ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। ओवर लिफ्टिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई हम भारी चीज़ वगैरह रेगुलर उठाते हैं तो ये बीमारी काफ़ी आसानी से आ सकता है। सिटिंग इन ए चेयर फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम, अगर हम कोई चेयर में काफ़ी लंबे समय तक बैठते हैं तो भी ये बीमारी काफ़ी आसानी से आ सकता है। इफ़ वी डू नॉट टेक एनी हाई फाइबर डाइट इन आवर डेली फूड देन ऑल्सो ये बीमारी काफ़ी आसानी से हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसका 90% वजह है इस बीमारी आने का, वो है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के चलते अगर हमारा स्टूल हार्ड होता है, जिसके चलते हम अपने लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देते हैं ताकि स्टूल पास हो, इसी के चलते ही भेनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है और अंत में पाइल्स का रूप लेता है। Sitting on the toilet for long periods of time, straining during bowel movements, and chronic constipation can all put pressure on the veins in your anus and lower rectum. The pressure can inhibit the flow of blood so that the veins bulge or swell, producing the condition known as hemorrhoids. Some hemorrhoids are internal, lying inside the rectum. You can't see or feel them, and since the area lacks pain receptors, they usually don't cause discomfort. Other hemorrhoids, known as external hemorrhoids, develop under the skin around the anus. Pooling blood can form a lump or clot. Straining also sometimes pushes an internal hemorrhoid through the anal opening. These hemorrhoids often itch or bleed, sometimes with severe pain and swelling. What are the clinical feature और साइन एंड सिम्टम्स? इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है दोस्तों? तो फर्स्ट है दोस्तों बर्निंग, पेन, इरिटेशन एंड ब्लीडिंग। ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स है इस बीमारी का। बेसिकली दोस्तों ये 40 से 60 वर्ष के आयु के लोगों को होता है, लेकिन आजकल का जो दौड़ भाग का जिंदगी हो गया है उसमें हम देखें हैं कि यंग यूथ को काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि वे अपना डेली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि वे प्रॉपर नींद ना लेना, सही टाइम से खाना ना खाना, खाना खाते समय भी वे लोग काफ़ी ज़्यादा रिच फूड वगैरह लेते हैं, जैसा कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चिकन, मटन और समोसा, कचौड़ी, इस टाइप का चीज़ काफ़ी ज़्यादा लेने से भी, जिसके चलते हमारा शरीर में कॉन्स्टिपेशन होता है, लैट्रिन वगैरह साफ नहीं होता है और अंत में पाइल्स का रूप आसानी से हमारे शरीर में आ सकता है। तो मुझे दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस टाइप का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ना कीजिए और रेगुलर प्रॉपर नींद वगैरह आपका प्रॉपर होना चाहिए और खान पान में ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, रिच फूड वगैरह को अवॉइड कीजिए और पानी खूब सारा पीजिए ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर रहे। दोस्तों पाइल्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट जो है इंटरनल पाइल्स और सेकेंड वन इज एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स जो है इनसाइड द रेक्टम में होता है, जो खाली आंखों में देखा नहीं जाता है,
और कुछ केस में दोस्तों लूप और प्रोट्रूडिंग मास आउटसाइड द एनल रीजन पे देखा जाता है, जिसको हम प्रोट्रूडिंग फाइल्स भी कहते हैं। मतलब एक मास का गुच्छा हमारा एनल रीजन से बाहर साइड में आ जाता है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है और लैट्रिन वगैरह करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अभी तो आ गया दोस्तों एक्सटर्नल पैल। एक्सटर्नल पैल दोस्तों आउटसाइड द एनल रीजन में होता है, ये खाली आंखों में देखा जाता है और उसमें बेहद ज़्यादा दर्द भी रहता है और कभी कभी इसमें कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग भी देखने के लिए आता है। और पेशेंट बेसिकली कॉम्प्लेन इफ ही और सी पासिंग हार्ड स्टूल और पेन और बर्निंग भी प्रेजेंट रहता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्कूल ऑल्सो। डायग्नोसिस में दोस्तों ये हमारे एक्सपर्ट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, तो वे ही तय करेंगे डायग्नोस करके कि ये फाइल शुरू हो चुका है कि नहीं हो चुका है। और हम इसमें एनल एग्जामिनेशन करते हैं जिसके चलते हम पता चलता है कि हमारा एनल के आसपास एनल के अंदर में फाइल्स फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रिवेंशन दोस्तों एक ऐसा फैक्टर है जिसके चलते ये बीमारी, अगर हम मानते हैं इसको, तो ये बीमारी आसानी से नहीं आता है या आने से भी काफ़ी आसानी से ठीक हो सकता है। तो फर्स्ट वन है दोस्तों ओवर लिफ्टिंग। कोई भी ओवर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए ताकि हमारा लोअर एब्डोमेन में प्रेशर ना पड़े। प्रोलॉन्ग सिटिंग इन ए चेयर भी नहीं बैठना चाहिए लंबे समय तक, ताकि हमारा पेट या लोअर एब्डोमेन में कोई टाइप का प्रेशर ना हो। कॉन्स्टिपेशन से हमें बेहद दूर रहना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके चलते हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। खाने पीने में हमें हाई फाइबर युक्त फूड को हमारा डेली लाइफ में खाने पीने में रखना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो ये कुछ फैक्टर है, अगर हम इसको मान के चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आराम रहता है इस बीमारी में, और या तो ये बीमारी आसानी से आता भी नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि लैट्रिन बैठते समय में हमें अपने लोअर एब्डोमेन में प्रेशर नहीं देना चाहिए, ताकि हम बेसिकली प्रेशर इसलिए देते हैं कि स्टूल पास हो, और जिसके चलते हमारा लोअर एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ता है एनल रीजन में, वेनों के ऊपर में, और उसके चलते आसानी से फाइल्स फॉर्मेशन होता है। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों इसका ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना 30, जिसका कि 3 बूंद करके सुबह शाम रात को लेना है। नाइट्रिक एसिड का 200 लेना है, सुबह शाम रात को 3 बूंद करके दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। एस्कुलस हीट का 30 पोटेंसी लेना है, 3 बूंद करके सुबह शाम रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले। कोलिन सोनिया का 30 पोटेंसी लेना है, 3 बूंद करके सुबह शाम रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले। हेमामेलिस का मदर टिंचर लेना है, जिसका कि 10 बूंद करके लेना है, सुबह शाम रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले। और टियोनिया का मदर टिंचर लेना है, जिसका कि 10 बूंद करके लेना है, सुबह शाम रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले। और राटानिया का 10 बूंद करके लेना है, सुबह शाम रात को 10 बूंद करके लेना है, सुबह शाम रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले। तो दोस्तों ये तो हो गया कुछ इंटरनल मेडिसिन जिसको हम लेना है दिन में 3 बार करके। और अभी हम इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दोस्तों एस्टिलस का क्रीम आता है, जिसको हम अप्लाई करना है अफेक्टेड पार्ट में सुबह शाम रात को दिन में 3 बार। दोस्तों ये मेडिसिन लेते ही आपको तुरंत कुछ ही दिनों के अंदर में ही आराम आना चालू हो जाएगा और काफ़ी आसानी से आप इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। दोस्तों कुछ लोगों का ये भी शंका रहता है कि होम्योपैथी मेडिसिन लेने से बीमारी को बढ़ा देता है। तो ऐसा मीट या कॉन्सेप्ट मैं बार बार कह चुका हूँ दोस्तों कि ऐसा मीट या कॉन्सेप्ट जो भी है आप इसको भूल जाइए, ये पुराना कॉन्सेप्ट है और आप सिस्टमेटिक वे से ही ठीक हो जाएंगे, जैसा कि बाकी सभी प्रॉब्लम में आप सभी लोग होते हैं। और भी दोस्तों ऐसा कोई भी सवाल अगर बीमारी दवाई लेने से पहले भी आपका मन में कोई शंका हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। और जहाँ तक हो सके मैं आपका जो भी गलतफहमी या जो भी शंका रहे मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और आशा
आसानी से आप इस बीमारी से निजात पा सकें। दोस्तों, अगर हम एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं तो इस बीमारी में बेसिकली ऑपरेशन का सलाह दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरा ये सबसे निवेदन है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आपको हो रहा है तो इस बीमारी में, तो आप एक बार जरूर इस दवाई को लेके देखिए। भले ही कुछ दिनों के अंदर ही आप देखेंगे कि आपको चमत्कार रूप से रिजल्ट आना चालू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में ही पूरे तरीके से सेहतमंद तरीके से ठीक हो जाएंगे। अगर आसपास भी अगर आपको देख रहे हैं कि दोस्तों किसी को ये प्रॉब्लम है, तो भी आप इस नॉलेज को आप उनको भी शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी इस बीमारी से निजात पा सकें। और भी दोस्तों, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो आप लोगों का सॉल्व नहीं हो रहा हो तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके कि मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आप सभी को देने के लिए मैं कोशिश करूँगा ताकि आप लोग सेहतमंद रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज का टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। शुभ रात्रि, नमस्कार।